Hello everyone, today we are going to do the poem The Shed. This is the poem from the book Honeycomb of class 7th. Okay, we will do the detailed study of this poem. First of all, we will read about the poet. The name of the poet is Frank Flynn. Okay, the name of the poet is Frank Flynn. He was born on 6 December 1906 सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में 6 दिसंबर 1906 में पैदा हुए एंड डाइड, और उनकी डेथ कब हुई? 29 जुलाई 2000 को। फेमस बुक्स, उनकी जो फेमस किताबें हैं वो कौन सी हैं? द लिविंग हार्ट, द नॉर्दर्न गेटवे, रिबिल्डिंग द बेकन, पॉइंट स्मिथ, पोर्ट एशिंगटन। नेक्स्ट क्या है? प्रोफेशन क्या था, यानी वो पोइट तो थे ही थे, इसके अलावा वो एक डॉक्टर थे, ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर थे, ऑथर भी थे एंड मिशनरी प्रिस्ट, और क्या थे? एक पुजारी, यानी कि चर्च में प्रवचन वगैरह भी करते थे। फ्रैंक फ्लिन, ये उनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है थीम ऑफ द पोएम द शेड। इस कविता का जो सार है उसमें क्या है कि एक बच्चा है और उनके घर के बागीचे में एक छोटा सा शेड यानी झोंपड़ा है, और जहाँ पे वो एक्स्ट्रा सामान जैसे स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, और वो थोड़ा टूटा फूटा है। तो उसके भाई ने, यानी उस बच्चे के भाई ने, ऑथर कह लीजिए, ऑथर के भाई ने उसको झूठ बोल दिया कि वहाँ भूत रहता है, जबकि लेखक जो है, यानी जो बच्चा है, वो जानता है अच्छे से कि ऐसी कोई भी फिक्शन चीज़ें नहीं होती हैं, हाउंटिंग फिक्शन नहीं होती हैं, यानी कि जो डरावनी कल्पनाएं हैं, भूत वगैरह, वो नहीं होते, ये कभी अच्छे से जानता है। तो हमें दो चीज़ों का पता चला, एक तो कि किस तरह से उसका भाई जो है वो उस शेड को अपने डेन के रूम में, यानी अपने अड्डे के रूम में दोस्तों के साथ गपशप करने के लिए यूज़ करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई और उसको शेयर करे, और इसलिए वो अपने भाई को थोड़ा डरा के रखता है। और लेखक भी इस बात से अच्छे से जानता है कि जो भूत जैसी मिस्टीरियस चीज़ें हैं वो नहीं होती हैं। तो ये दोनों चीज़ों का थीम है। ओके, द शेड। तो पोएम का नाम क्या है आपका? द शेड। ये है शेड जो बगीचे में है, आप इसकी हालत देख सकते हैं। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको? नेक्स्ट है द शेड। द शेड, देयर इज़ ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। जो बागीचा है, बागीचे के बॉटम क्या मतलब? बिल्कुल दूर कॉर्नर वाले हिस्से में एक शेड है। ओके, ये शेड आपको दिखाई दे रहा होगा। जस्ट पिक्चर्स के थ्रू जो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, इसलिए कोशिश की है। तो क्या कहता है कि बागीचे के एक कॉर्नर में एक शेड है विद ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, और उस शेड के दरवाजे के ऊपर जो एक मकड़ी का जाला, वेब क्या होता है? जाला, वो लटक रहा है। ठीक है। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। और हिंजेस क्या होते हैं? जो कब्जे वगैरह होते हैं जिससे दरवाज़ा अटका रहता है चौखट के साथ, तो उसको हिंजेस बोलेंगे। द हिंजेस आर रस्टी, रस्टी का मतलब जंग लगे हुए होना, एंड क्रीक, क्रीक होता है साउंड क्रिएट करना, इन द विंड, वो हवा में जो दरवाज़ा है वो उससे साउंड निकलती है, और उसके कब्जों पर क्या लगा हुआ है? जंग लगा हुआ है। When I am in bed, अब लेखक क्या कहता है कि जब मैं बिस्तर में हूँ, I lie, और लेटा हुआ हूँ, and I listen, और मैं सुन रहा हूँ, यानी लेखक जो है वो सो नहीं रहा। ठीक है। I will open the door one day, तो सोचता है वो लेटे लेटे कि मैं एक ना एक दिन उस झोंपड़े का दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा। There is a dusty old window, डस्टी होती है गंदी सी, विंडो खिड़की, ओल्ड मतलब पुरानी, तो वहाँ पर एक पुरानी सी गंदी सी खिड़की है। अराउंड एट द साइड, उस शेड के एक तरफ, विथ 3 क्रैक्ड पेन्स, जिसके 3 शीशे टूटे हुए हैं, विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, जो उस खिड़की के 3 शीशे हैं, 3 खिड़की के पार्ट्स हैं शीशों के, वो टूटे हुए हैं। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेरिंग एट मी, स्टेरिंग होता है घूरना। ठीक है। आई ऑफन थिंक, पोइट क्या कहता है? मैं अक्सर सोचता हूँ, देयर इज समवन स्टेरिंग एट मी, कि कोई तो है उस शेड के अंदर जो मुझे घूर रहा है। ईच टाइम दैट आई पास,
तो पोइट क्या कहता है, मैं जब भी उस शेड के पास से गुजरता हूँ तो हर बार मुझे ये लगता है कि कोई है जो मुझे घूर रहा है। आई विल पीप थ्रो, पीप होता है लुक सीक्रेटली, चुपके से देखना, ओके। आई विल पीप थ्रो दैट विंडो वन डे। तो पोइट क्या कहता है कि एक ना एक दिन तो उस खिड़की से मैं ज़रूर देखूंगा। माई ब्रदर सेज देयर इज़ ए गोस्ट इन द शेड। तो किसने ये बात कही कि झोंपड़े में गोस्ट है, भूत है? उसके भाई ने। माई ब्रदर सेज देयर इज़ ए गोस्ट इन द शेड। तो पोइट कहता है कि मेरे भाई कहता है कि उस झोंपड़े के अंदर भूत है। हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोरबोर्ड्स। जो कहाँ पर छुपा हुआ है? हाइड होता है छुपा होना, रॉटन होता है खराब, बेकार, ओके। फ्लोर फर्श, बोर्ड्स लकड़ी का। तो जो उस शेड का लकड़ी का फर्श है उसके नीचे छुपा हुआ है वो भूत। तो भूत कहाँ छुपा हुआ है? क्वेश्चन बन रहा है साथ साथ। तो वो कहाँ छुपा है? अंडर द रॉटन फ्लोरबोर्ड्स, ओके। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट, डेयर होता है हिम्मत करना, ओके, करेज करना। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और पोइट कहता है कि अगर मैंने कभी हिम्मत की उस झोंपड़े के अंदर पैर रखने की, ही विल जंप आउट। तो उसके भाई ने उसको क्या बताया हुआ था कि अगर तुमने कभी हिम्मत की ना उस झोंपड़े में पैर रखने की तो वो भूत एकदम से कूद पड़ेगा एंड चॉप ऑफ माई हेड। और उसके भाई ने उसको क्या बोला हुआ है कि वो उसका सिर भी काट देगा। तो पोइट को भी ऐसे ही लगता है कि अगर मैंने उस कमरे में अंदर पैर रखने की भी हिम्मत की तो वो भूत जो है वो एकदम से कूद के आएगा और मुझे काट डालेगा। चॉप ऑफ होता है काट देना, कट कर देना छोटे छोटे पीसेस में। बट आई विल टेक ए पीक वन डे। पीक पीप का ही सिनोनिम है, ओके। तो पोइट कहता है कि लेकिन एक ना एक दिन चुपके से उस खिड़की से मैं ज़रूर देखूंगा। आई नो देयर इज़न्ट रियली ए गोस्ट। पोइट देखो अच्छे से जानता है कि वहाँ कोई भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज अ डेन। डेन होता है दोस्तों का अड्डा। तो मेरा भाई कहता है, माई ब्रदर टेल्स लाइज, यानी मेरा भाई जो है वो झूठ बोलता है, टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, उस शेड को अपने दोस्तों का अड्डा बनाने के लिए। देयर इज़न्ट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस। वहाँ कोई नहीं है जो अजीबोगरीब आवाज़ें निकालता हो या मेरी तरफ घूरता हो। तो पोइट अच्छे से अवेयर है। एंड द स्पाइडर हैज़ गॉन फ्रॉम हिज वेब। अब तो वो मकड़ी भी अपने जाले से जा चुकी है। सिंस आई डोंट नो व्हेन आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून। तो कहता है, पोइट कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं कब जाऊंगा, लेकिन एक दिन उस झोंपड़े में ज़रूर जाऊंगा। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं, ओके। With it we have completed the explanation of the poem. Now there are few keywords. वैसे तो बहुत सारे keywords मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं, लेकिन कुछ एक यहाँ पे हैं, जैसे dare, dare मतलब मैंने पहले ही बोला courage करना, to be courageous enough to try or to do something, कुछ करने के लिए किसी को प्रेरित करना। तो आगे उसको सेंटेंस में ट्रांसलेट किया हुआ है, how dare you to insult him publicly, okay. चॉप ऑफ कट देना, रिमूव बाय और एज इफ बाय कटिंग, द वुड कटर चॉप्ड द ट्री विद हिज एक्स। नेक्स्ट है गोस्ट, ए मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम हाउंटिंग एक्सपीरियंस, ओके। विजय सिंह मेट ए स्टाउट गोस्ट व्हाइल एंटरिंग द हाउंटेड डेजर्ट। तो आप चाहें तो इसको अलग से भी कुछ अपने लेवल पर सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, ओके। हाइड, प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग सीन और डिस्कवर्ड, ठीक है। हाइड होता है छुपना, यानी कि बिना दिखाई दिए रहना। शी हैड हरसेल्फ बिहाइंड द कर्टन। तो उसने अपने आप को कहाँ छुपा रखा है? पर्दे के पीछे। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने लेवल पे भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस की। तो इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी यूज़ हुए हैं। लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं? जिससे कि कविता को और ज़्यादा सुंदर बनाया जाता है, ओके। तो इसमें एक लिटरेरी डिवाइस है एलिट्रेशन, उसका यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन को अगर हम हिंदी में बात करें तो उसको अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। और अनुप्रास अलंकार या एलिट्रेशन क्या होता है? एक ही वर्ड का, ठीक है, एक ही वर्ड का
बार बार रिपीटिशन होना, यानी कोई शब्द एक सेंटेंस में कोई भी एक वर्ड जो है वो टी से शुरू हुआ है तो 2-3 बार टी आ गया, या एस से शुरू हुआ है तो 2-3 बार एस आ गया, तो इट मीन्स उसमें कौन सा अलंकार होगा? एलिट्रेशन। ये टी और एस मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिया है। आपके 26 अल्फ़ाबेट्स या फिर डिप्थोंग्स वगैरह सबको मिला के भी अगर हम बात करें तो कोई भी अगर सेंटेंस में का पहला वर्ड अगर सेम है तो वो उसमें एलिट्रेशन अलंकार माना जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, देयर इजंट एनीवन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइज। ये कविता की आप किसी कविता की लाइन है, आपने देखा स्टेरिंग एंड स्ट्रेंज दोनों एस से शुरू हो रखे हैं, तो कौन सा आपका डिवाइस आ जाएगा इसमें? एलिट्रेशन। ओके, आई ऑफन थिंक द समवन स्टेरिंग एट मी, तो यहाँ पर 2 बार है थिंक एंड देयर, ठीक है, टी एच एंड देन समवन एंड स्टेरिंग, तो 2 बार एस एस आ रहा है, 2 बार टी एच आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा आपका डिवाइस है? एलिट्रेशन है। तो आपने लेना एक को ही है, चाहे टी एच को ले लें चाहे एस एस को ले लें। ओके, ईच टाइम दैट आई पास, तो यहाँ पे टी की रेपिटिशन है, आई विल पीप थ्रो दैट, तो यहाँ पे टी एच की रेपिटिशन है, तो ये रेपिटिशन साथ साथ लिखे हुए वर्ड्स की भी हो सकती है, थोड़ा दूर लिखे हुए वर्ड्स की भी हो सकती है, लेकिन होने एक ही लाइन में चाहिए, यानी एक ही सेंटेंस में होने चाहिए, तब आपको लगेगा कि ये कौन सा डिवाइस है। तो यहाँ पे आपका एलिट्रेशन डिवाइस यूज हुआ है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल डेफिनेटली come to know about this device. Okay, with it I have completed the explanation with the word meanings and the literary devices of this poem. Hope you understand, and stay home, stay healthy. Thank you. Have a nice day.